सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड यानी कि मानव के लार ग्रंथि के बारे में। कितने प्रकार की लार ग्रंथि होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, लार में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सभी चीजों को आज हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस सेशन का लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्योंकि आप जितना यहाँ पर आज देखने वाले हैं, इसी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहली बात, अगर हम लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है और ये किस लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा, अगर हम लार ग्रंथि की बात करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं भोजन को पचाने का काम करता है। इसमें तमाम प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारे लार में जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे अभी आप आगे बढ़ोगे आपको इसके फंक्शन भी मालूम होते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है लार ग्रंथि में, कि यह क्या होता है, हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र होता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका एक भाग होता है। क्लियर है? उसका क्या है, एक भाग है। तो पहला पॉइंट आपको लार ग्रंथि के बारे में ये याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी लार ग्रंथि होती है, सैलिवरी ग्लैंड है, वो एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि होती है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। याद रखना। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है कि हमारे शरीर में एक एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि होती है जो हमारे मुंह गुहा में यानी कि ओरल कैविटी में लार को सिक्रीज करती है, लार को बोल सकते हैं स्रावित करती है। क्लियर है इतनी बात? तो दो पॉइंट अभी तक आपने क्लियर किया। पहला क्या है कि हमारे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और दूसरा आपने देखा कि यह एक बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि जो लार ग्रंथि है ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुख गुहा में केवल तीन ही प्रकार की लार ग्रंथियां मिलती है, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती है। लेकिन मेनली हम बात करते हैं तो तीन प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे बोल सकते हैं मुख गुहा में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करेंगे इन तीनों लार ग्रंथियों की तो ये मिलते हैं पेयर्स में यानी कि जोड़ों में। क्लियर है बात? तो तीन प्रकार की लार ग्रंथियां जोड़ों में पाई जाती है हमारे मुख गुहा में। अब देखते हैं आगे अगर बात करें तो जो लार ग्रंथियां होती हैं उनको हम वर्गीकृत भी कर सकते हैं, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। किस आधार पर? तो लार ग्रंथियों में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके फंक्शन के आधार पर। इसी तरीके से अगर बात करें तो तीन प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। पहला होता है सीरस, दूसरा होता है म्यूकस, क्लियर है, जिसे हम सेलेस्मा बोलते हैं, और तीसरा होता है सेरी म्यूकस। क्लियर है? तो ये तीन तरीके की क्या होती है, वर्गीकरण होता है किसके, लार ग्रंथियों का। क्यों? क्योंकि लार ग्रंथियों में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जब लार निकलेगा तो लार में तमाम प्रकार के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होगा। कुछ एंजाइम भोजन को पचाने का काम करेंगे, तो कुछ एंजाइम भोजन को चिपचिपा यानी कि बोल सकते हैं उसको लुब्रिकेट करने का काम करेंगे, और कुछ एंजाइम उस भोजन में प्रेजेंट जो हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं बाहर से, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं जो बोल सकते हैं सीरस आपका है, जिसे हम सीरस स्राव बोलते हैं। तो सीरस स्राव यानी कि सीरस सिक्रीजन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रोटीन आता है, इसमें जो मुख्य प्रोटीन होता है उसका नाम है क्या, अल्फा एमाइलेज। क्या है? अल्फा एमाइलेज, जिसको हम बोल सकते हैं टाइलिन। तो टाइलिन के नाम से भी आप इसे जानते हैं, किसको, अल्फा एमाइलेज को। तो याद रखिएगा अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एक ही चीज होता है। अब ये टाइलिन का वर्क क्या होता है? तो टाइलिन क्या करता है, ये जो स्टार्च होता है हमारे भोजन में, जो स्टार्च यानी कि मंड होता है, उसको ये माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। तो आपको मालूम चला कि कहीं ना कहीं जो सीरस स्राव होगा यानी कि सीरस सिक्रीजन होगा, उसके अंतर्गत कैसे आपके बोल सकते हैं एंजाइम्स आएंगे। ऐसे एंजाइम आएंगे जो भोजन को तोड़ने का काम करेंगे, यानी कि भोजन में जो मंड होता है जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, एक प्रकार का बृहद अणु है। तो इस बृहद अणु क्या करेगा, ये तोड़ करके लघु अणु में यानी कि सूक्ष्म अणुओं में तोड़ने का काम करेगा। कौन? ये जो सीरस स्राव वाले, हाँ वो एक प्रकार से एंजाइम होते हैं। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। तो सीरस स्राव में क्या आता है, टाइलिन आता है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। ये दोनों है लघु अणु और ये क्या है, बृहद अणु। क्लियर है बात? अब बात करते हैं दूसरा, तो इसे हम बोलते हैं श्लेष्मा स्राव। अब श्लेष्मा स्राव को म्यूकस स्राव बोलते हैं, जो कि दूसरा प्रकार है। अगर हम बात करें श्लेष्मा स्राव या म्यूकस स्राव की, तो याद रखिएगा इसमें ऐसे एंजाइम आते हैं जो भोजन को चिपचिपा करने का काम करते हैं। चिपचिपा मतलब लुब्रिकेट करने का काम करते हैं, जिससे कि उसे आसानी से निगला जा सके, निगलने में आसानी हो। क्लियर है बात?
तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जो आपका आता है प्रोटीन, इसका जो मुख्य प्रोटीन होता है वो हो गया म्यूसिन। तो म्यूसिन के बारे में याद रखेंगे, ये भोजन को क्या करता है, या भोजन को चिपचिपा यानी कि लुब्रिकेंट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपने समझा किस तरीके से हम सलेवरी ग्लैंड को बांट सकते हैं अलग अलग भागों में उनके फंक्शन के हिसाब से। क्लियर थी बात। अब बात करते हैं जो सलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन इस बात को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर प्रतिदिन लगभग 1200 से 1500 ml क्या होता है, लार का स्राव होता है। क्या समझ में आया कि 1200 से 1500 ml, या आप कह सकते हैं 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है उसके गुहा में एक मनुष्य के प्रतिदिन। तो इस बात को याद रखेंगे कि मनुष्य में प्रतिदिन 1200 से 1500 ml, या आप इसे 1 से 1.5 लीटर भी कह सकते हैं, लार का स्राव होता है। क्लियर इतनी बात। अभी आप एक बात याद रखिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आप देखते होंगे कि जब वो सोते हैं तो उनके मुख से लार निकलने लगता है, या वो लगातार लार का स्राव उनके मुंह में होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टमच, जो उनका पेट होता है, वो आसानी से भोजन को पचा नहीं सकता है। इसलिए क्या होता है, उनके मुख में लार अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे कारण भोजन के कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मुख में ही पच जा सके, इसलिए उनमें लार का स्राव बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब बात करते हैं आगे। तो जो लार ग्रंथियां होती है, सलेवरी ग्लैंड होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला है अधोजीवा ग्रंथि, जिसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा होता है अधोवन ग्रंथियां, जिसे हम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा दोनों नाम। अब बात करते हैं तीसरा होता है कर्णपूर्व, या जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार की क्या होती हैं, लार ग्रंथियां होती है। क्लियर थी बात। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अधोजीवा या सबलिंगुअल ग्लैंड की। अगर मैं अधोजीवा की बात करूं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अधोजीवा ग्रंथि जो होता है वो जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। कहां पर, जीभ के नीचे। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये कहां प्रेजेंट होता है, जीभ के नीचे मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट कि यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। क्या, अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं इस लार ग्रंथि का, तो अधोजीवा इन दोनों की अपेक्षा काफी छोटा होता है। क्लियर थी बात। तो सबसे छोटी लार ग्रंथि अधोजीवा या सबलिंगुअल। तीसरा पॉइंट, इसकी नलिका की बात करते हैं, यानी कि सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि है, इससे जो नलिका निकली होती है, यानी कि जिस नलिका के माध्यम से इससे लार मुख में आता है, उस नलिका को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है डक्ट ऑफ रिवेनस, यानी कि रिवेनस की नलिका है। ये इसकी नलिका का नाम है जिसके माध्यम से इस ग्रंथि से लार मुख में आता है। क्लियर थी बात। अब बात करते हैं, तो जो मैंने बोला कि 1 से 1.5 लीटर लार बनता है प्रतिदिन, तो उसमें से 10% लार का भाग कौन बनाता है, आपका जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी कि अधोजीवा ग्रंथि। तो ये 4 पॉइंट आप छोटे छोटे इसके बारे में याद रखेंगे। क्लियर थी बात। अब बात करते हैं दूसरा है अधोहनु, या जिसे हम बोलते हैं अधोजंभ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। क्लियर थी बात। अब इसे सब मैंडिबुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ग्रंथि है ये हमारा जो मैंडिबल बोन है इसके पीछे की तरफ स्थित होता है। याद रखिएगा, ये मैंडिबुलर बोन के पीछे की तरफ स्थित होता है। अब आप बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है निचले जबड़े के पीछे की तरफ। तो निचला जबड़े का नाम क्या है, मैंडिबल। तो मैंडिबल के पीछे की तरफ ये स्थित होता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, सब मैंडिबुलर बोन, ये ग्लैंड। क्लियर है बात। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो ये जो होता है सबसे बोल सकते हैं इसकी अपेक्षा, यानी कि सबलिंगुअल या अधोजीवा ग्रंथि की अपेक्षा बड़ा होता है, लेकिन पैरोटिड से छोटा होता है। क्लियर है बात। पैरोटिड से छोटा लेकिन सबलिंगुअल से बड़ा ग्रंथि होता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो इसकी नलिका होती है इसे बोला जाता है वाटसन डक्ट, यानी कि जिस नलिका के माध्यम से इस ग्रंथि से मुख में लार आता है उस नलिका को बोला जाता है वाटसन डक्ट। क्लियर थी बात। और यह कुल लार का 70% भाग बनाता है, यानी कि 1200 से 1500 ml में से 70% भाग कौन बनाएगा, ये जो आपका होता है सब मैंडिबुलर या अधोहन ग्रंथि। क्लियर थी बात। तो ये 4 पॉइंट आप छोटे छोटे से याद रखेंगे। अब बात करते हैं किसकी, कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड की। अगर मैं पैरोटिड या कर्णपूर्व ग्रंथि की बात करूं तो याद रखिएगा ये कान के पीछे होता है, नाम से ही पता चल रहा है कर्णपूर्व, यानी कि कान के पीछे या कान के नीचे की तरफ। क्लियर थी बात। अब याद रखिएगा ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, यानी कि अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होगी, पैरोटिड ग्लैंड होगी। क्लियर थी बात। चलिए अब इसकी नलिका की बात करें तो नलिका को बोलते हैं एक्सटेंशन की नलिका, यानी कि इस पैरोटिड ग्लैंड से जिस नलिका के माध्यम से मुख में लार आता है उस नलिका को बोला जाता है एक्सटेंशन की डक्ट। क्लियर है इतनी बात। और ये पूरे लार का 20% भाग बनाता है। क्या इतनी बात समझ में आई। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बारे में 2-3 बातें और बता देता हूं। सबसे पहली बात है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसके ऊपर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि वायरस की वजह से ये संक्रमित हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड। इसी वजह से इसमें सूजन आ जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर गाल की तरफ फूला हुआ नजर आएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बोल सकते हैं गलसुआ, यानी कि गलसुआ बीमारी हो जाती है वायरस की वजह से। जब पैरोटिड ग्लैंड संक्रमित हो जाता है तो इससे गाल की तरफ जो इसका पैरोटिड ग्लैंड है वो फूल जाता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गलसुआ, यानी कि जिसे मम्स के नाम से भी जानते हैं।
तो गलसुआ या मम्स रोग किसकी वजह से होता है? जब पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इंफेक्शन हो जाता है तब क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मम्स या गलसुआ बोलते हैं। तो ये इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं किसकी, आखिरी पॉइंट, या जो ग्रंथि होती है या टाइलिन या अल्फा एमाइलेज का स्राव करती है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपने देखा था सीरस स्राव में, तो सीरस स्राव में क्या हो रहा था, ये एक प्रकार का एंजाइम था, कौन, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन। यह क्या कर रहा था, भोजन को तोड़ रहा था, यानी कि आपने देखा कि ये स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइलिन का स्राव कौन कर रहा है, ये पैरोटिड ग्लैंड कर रहा है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड एक प्रकार का किस तरीके का ग्लैंड हो गया, ये सीरस स्राव वाले ग्लैंड के अंतर्गत आता है। क्लियर दिमाग, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लारे बोल सकते हैं अल्फा एमाइलेज या टाइलिन का स्राव करता है, जो स्टार्च को का पाचन करता है। क्लियर दिमाग, तो ये सारी बातें आप लोग इन तीनों प्रकार के लार ग्रंथियों के बारे में याद रखोगे। सबसे छोटी अधोजिह्वा, उसके बाद मध्यम आकार की अधोम, सबसे बड़ी क्या होती है, कर्णपूर ग्रंथि। याद रखिएगा, ये पूरे लार का 10% भाग बनाता है, ये 70% भाग बनाता है और ये 20% भाग बनाता है। इसकी नलिका को हम डक्ट ऑफ रिवेनस बोलते हैं, इसकी नलिका को वाटसन से डक्ट बोला जाता है, और जो कर्णपूर ग्रंथि होता है इसकी नलिका को क्या बोला जाता है, स्टेंसल की नलिका को बोला जाता है। तो ये सारी बातें थी। अब बात करते हैं आखिरी, हमारे लार में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं अपने एंजाइम की बात करूं जो हमारे लार में प्रेजेंट होते हैं, पहला है आपका टाइलिन या जिसे हम बोलते हैं डाइस्टेज। तो ये डाइस्टेज और टाइलिन ये दो प्रकार के एंजाइम होते हैं लार में, जो क्या करते हैं, इनका एक ही कार्य होता है, स्टार्च का पाचन करना, या बोल सकते हैं भोजन का पाचन करना। क्लियर थी बात, तो भोजन या स्टार्च का पाचन कौन करती है, टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों एंजाइम का एक ही कार्य होता है। और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम के बारे में आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि ये कहीं ना कहीं जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, यानी कि जो हमारे भोजन के द्वारा हमारे मुख में बोल सकते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको किल करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। और आखिरी एंजाइम होता है, उसका नाम है म्यूसिन। और म्यूसिन के बारे में मैंने आपको यहीं पर बता दिया है, जो कि श्लेष्मा स्राव के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है, ये भोजन को लुब्रिकेट यानी कि बोल सकते हैं चिपचिपा बनाने का काम करता है। तो वही चीज लिखा है, भोजन को चिपचिपा या लुब्रिकेट करने का काम करता है कौन, म्यूसिन। तो ये पूरा का पूरा जानकारी था लार ग्रंथि के बारे में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इत्मीनान से इस चीज को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट बार कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।